नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, विद्युत तथा परिपथ। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों में आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं में पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा ज़मीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए हम आप विद्युत का प्रयोग करते हैं, इनमें से कुछ सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या अपनी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। रात भर लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कोई स्थानों पर अनुबंध हो सकती है। विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसकी ओर धातु की टोपी, एक दूसरे के धातु के डिस्क होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा, धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिसमें धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल संचरित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देते हैं। तब उस विद्युत सेल को नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। क्रियाकलाप 1। एक टॉर्च लीजिए, उसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के माध्यम से पतला तार देखते हैं? आप टॉर्च पर स्विच दबाइए, तब देखिए बल्ब को कौन सा भाग दीप्त होता है। उदाहरण, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच होता है, जिसे हम 9.2b में दर्शाया गया है। यह मोटे तार तंतु के आधार पर प्राप्त होता है। इन मोटे तारों में एक छोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र तथा धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 2। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े को दो सिरों प्लास्टिक आवरण से हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार आवंटित हो जाएगा। दोनों तारों के अनावरित भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे को बल्ब से जोड़िए। बल्ब के 7 तारों को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी टेप और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब इन अवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें बल्ब दीप्त होता है। इन अवस्थाओं को संतुलन दूसरी अवस्थाओं से कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप अंतर का कारण बता सकते हैं? विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2। अपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए चित्र 9.5a तथा टर्मिनल 9.5f व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब पथिक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने के पर दीप्त नहीं होता है। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण होता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तन अक्षुण्ण है? विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं। इसमें से एक कारण है बल्ब के तन का खंडित होना। बल्ब के तन खंडित होने के कारण विद्युत सेल से टर्मिनल के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्यमान नहीं होता है। क्रियाकलाप 3। एक टॉर्च बल्ब तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 9.7 दर्शाए गए अनुसार एक सिरे को बल्ब के धातु से ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। बल्ब के आधार की नोक को अर्थात टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्यमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या अब बल्ब भी प्रकाशित होता है? यह टॉर्च को ऑन ऑफ करने के समान नहीं है। विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च ऑन ऑफ करने के विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक स्पर्श कराने अथवा हटाने यह एक साधारण विद्युत स्विच है। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एक सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4। आप दो ड्राइंग पेन इन अथवा सुरक्षा पिन, दो तार अथवा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड में एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में इस ड्राइविंग पिन लगाकर इसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि 9.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ओर ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर एक तरह लगाइए, सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा से स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस प्रकार क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब स्विच को 9.9 में दर्शाए गए अनुसार जोड़िए, परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुपाए। आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अभी जलता रहता है? इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती है तो विद्युत बल्ब दीप्यमान नहीं होता है। इस तरह ड्राइविंग पिन के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है, परिपथ पूरा नहीं होता है। इस दशा की स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि 9.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्त करने अथवा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों के उपयोग में होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनसे डिजाइन जटिल होते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किए थे। लीजिए, परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों का स्थान पर हम अपनी सूती धागों का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में बल्ब दीप्यमान होगा? दीप्त धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है? आइए इस पता लगाएं। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ में स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको 9.12a के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के बीच सिरे मिल जाएंगे। इन तारों में दो सिरों को एक दूसरे से समीप लाएं ताकि एक दूसरे को स्पर्श कर सकें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों के सिक्के, काठ, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटखा, एल्यूमीनियम पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन, सुई, धागे, थर्मोकोल, पेंसिल, लीड एकत्र कीजिए। चालक पर रक्षित के तारों को स्वतंत्र सिरों पर प्रत्येक नमूने को बारी बारी से स्पर्श कराएं। ध्यान रखें कि दोनों तार एक दूसरे से स्पर्श न हो। क्या हर बल्ब जलता है?
9.1 विद्युत चालक एवं विद्युत प्रतिरोधक। नोटबुक में एक सारणी बनाइए, अपने परीक्षणों को अंकित कीजिए। क्या आप पाते हैं परीक्षण के उपयोग किए गए कुछ पदार्थों के तारों में स्वतंत्र सिरे लगाने के बल्ब दीप्यमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा अपने अंदर में से प्रवाहित नहीं होने देती है। इसके विपरीत बल्ब के जलने में यह पता चलता है कि पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा प्रवाह होने देती है। जो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह होने देती है विद्युत चालक, विद्युत रोधक अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारें, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच, विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए रबड़ अथवा प्लास्टिक का उपयोग होता है। प्रमुख शब्द: बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। सारांश: अभ्यास